गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 26 मई, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया गया है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया गया है और जाति जनगणना के बारे में बात किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और स्पेशली मेंस में पूछे जाने की संभावना बना हुआ रहता है। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको बता दें। यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के मतलब कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबल लेवल पे, भारत की क्या प्रोफाइलिंग में वृद्धि किया है, तो आपको यहाँ पर जवाब दिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, ऑपरेशन सिंदूर से हमें जो है ना क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है पॉजिटिव। तो वैश्विक मंच पर देश के संकल्प को, देश के साहस को, देश की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। पहला ये ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया जा रहा है। दो फैक्ट हो गया जो कि पॉजिटिव चीज है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप बताओगे कि वैश्विक मंच पे भारत की जो है ना साहस, भारत के संकल्प को दोहराता है। ऑपरेशन सिंदूर जो है ना आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक लड़ाई है उसमें महत्वपूर्ण मोड़ को दिखाता है। फिर यहाँ पर आप बात करेंगे कि भारत का जो स्वदेशी क्षमता है, भारत का जो अपना इंडिजेनियस जो पावर है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है। और साथ ही जो यहाँ पे हमारे सैनिक हैं उनकी वीरता को दिखा रहा है। थर्ड हो गया। फोर्थ में आप क्या दिखाओगे यहाँ पे कि जो हमारे टेक्नीशियन है, जो हमारे इंजीनियर है भारत के, उनकी जो है ना योग्यता, उनकी कौशल को यहाँ पे प्रदर्शित करता है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो बोलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना किन किन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तो ये चार फैक्ट पे आप डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे जाति जनगणना को लेकर। बिहार के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब केंद्र सरकार भी जो बोल रही है कि जाति जनगणना हम करवाएंगे। जाति जनगणना के बारे में आपको बता दें, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग अभी तक मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, तो जाति जनगणना के माध्यम से इनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कैसे? जब हमारे पास डाटा अवेलेबल रहेगा तो हम उनके अनुसार नीतियों को बनाएंगे, हम अपनी नीतियों में उन डाटे को शामिल करेंगे जो लोग पीछे छूट गए। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट याद रखेंगे आप। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कुछ कुछ इकोनॉमिक्स में फैक्ट याद रखिएगा, साथ ही मेंस में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे क्या हेल्प करेगा अभी आपको बता दें। भारत जो है ना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक वाला कंट्री है। पहला फैक्ट याद रखिएगा। 2025 के अंत तक भारत चौथा बन जाएगा और 2028 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा भारत, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी यहाँ पे कि इस बार का जो जीडीपी है, मतलब राजकोषीय जो घाटा होता है ना, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं उसको, तो भारत का 2025-26 में अगर बात करें तो 4.2 रहने का अनुमान है। दो फैक्ट हो गया। सितंबर 2024 का आंकड़ा याद रखिएगा। हमारे पास जो है ना फॉरेन जो रिजर्व है ना 704 अरब डॉलर पार कर चुका है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, बस ठीक है। ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा कि बीपीएससी का मेंस क्वेश्चन आपने देखा होगा, स्टेम के बारे में पूछ दिया, ड्रोन के बारे में पूछा, लिखने के लिए बोला ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो ताजमहल है ना उस पर आतंकी हमला होने की ऐसा मतलब संभावना ऐसा लग रहा है। तो उससे निपटने के लिए सरकार जो है ना ड्रोन रोधी प्रणाली जो है लागू करेगी। और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन। आपसे पूछा जाएगा कि ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन जो सुर्खियों में रहा था, ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है? तो जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ था, जो मिसाइल हमला हुआ था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन का शुरुआत किया गया है। इसको आप याद रखेंगे। थर्ड बात करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर बात किया गया है कि भारत को क्या बनना है? डेवलप कंट्री बनना है। कब बनना है? 2047 तक, ठीक है। पहला फैक्ट, भारत जो है ना अगर विश्व की तुलना में बात करें तो पूरा विश्व जो है अभी डगमगा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है ना हिचकोले खा रहा है, लेकिन भारत जो है ना प्रगति कर रहा है। ऐसा डाटा जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आर्टिकल में बात किया गया है कि कैसे जो केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट पे, कौन कौन सा जो विषय है उस पर मिलकर काम करेंगे, और केंद्र का कैसा व्यवहार होगा राज्य के प्रति, राज्य का क्या जिम्मेवारी होगा, ये सब चीज यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो केंद्र राज्य मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक भारत डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा, ठीक है। 2028 में भारत को क्या बनना है? डेवलप 2028 में भारत जो है ना 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो भारत को पर्यटन के क्षेत्र में, भारत को शहरी विकास पे काम करना होगा, ठीक है। साथ ही आपको बता दें जो ग्लोबल साउथ जो नेशन है, ठीक है, ये भी जो है भारत माना है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे
कि विश्व पटल पर व्यापारिक समझौते आदि के मामले में भारत कई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य जो है ना मिलकर काम करेंगे ना, तो भारत जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पर्यटन का क्षेत्र याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र याद रखिएगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मिलकर काम करना होगा। अभी चुनौती की अगर बात करें, क्या चैलेंजेस है, अभी आप देखोगे केंद्र की जो योजना होता है ना, उसको लागू नहीं करते कुछ राज्य। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया वेस्ट बंगाल, ये हमेशा विरोध करती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दूसरा चुनौती क्या है कि हमारा अर्थव्यवस्था तो बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी, गरीबी, खुशहाली, ये सब चीज दिख नहीं रहा है। तो ये विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसको कम करने की जरूरत है। साथ ही बता दें यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा का जो क्षेत्र है ना, वहां पर भी बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है, वहां पर भी काम करने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे जो विनिर्माण क्षेत्र है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, वो भी हिचकोले खा रहा है। मतलब वहां पर भी अनबैलेंस दिख रहा है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई, वो सही से नहीं आ पा रहा भारत में। तो इसको लेकर नीतियां बनानी होगी ना। तो राज्य और केंद्र मिलकर या समन्वित रूप से कार्य करेंगे, ठीक है। और केंद्र का व्यवहार राज्य के प्रति सौहार्द और सहज तरीके से होगा ना, तो राज्य भी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अभी कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे केंद्र राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सब मॉडल को अपनाने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे खुदकुशी के बारे में बात किया गया। देखिए, राजस्थान कोटा है, वहां पे लोग मेडिकल का, इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए बच्चे लोग जाते हैं, लेकिन वो बच्चे लोग को कंपटीशन का इतना बोझ हो रहा है कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। कोई अदर जो है ना रास्ता नहीं खोज पाते। इसी पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना इंटरफेयर कर रही है। अब ये इतना बड़ा मसला बनता जा रहा है कि कोटा में ही लोग, बच्चे आकर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, और वहां की सरकार कर क्या रही है। ये क्वेश्चन जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आप वहां पे इस तरह की गतिविधियों में कर क्या रहे हैं आप। दूसरा, कि यहाँ पे राजस्थान में ही क्यों, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा ये मामला, ठीक है। तो यहाँ पे कारण बात किया गया कि जैसे कोचिंग संस्थानों का जो नीतियां है, जो पढ़ाने का तौर तरीका है, वो इतना कॉम्पिटिटिव हो गया ना कि बच्चे प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। बच्चे में जो है ना पढ़ाई को लेकर तनाव आ जाता है। कुछ रचनात्मक चीज वहां पर लाने की जरूरत है ना। आप 24 घंटा उसको किताब लेके और रटवाते रहेंगे और उनको प्रेशर देते रहेंगे, तो बच्चा लोग हैंडल कैसे कर पाएगा। वहां पे क्रिएटिविटी लाना होगा वहां पे, ठीक है। तो ये सब कारण क्या क्या है, जैसे कि पढ़ाई का तनाव हो गया, माता पिता का जो महत्वाकांक्षा है कि नहीं तुमको आईआईटी में एडमिशन लेना ही होगा, तुमको मेडिकल जो है आईआईटी आईआईएम दिल्ली से करना ही होगा। इस तरह की जो महत्वाकांक्षा है, ये सब जो है ना बच्चों को प्रेशराइज कर देती है, और बच्चे झेल नहीं पाते और क्या कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इन समस्या को कैसे हमें हैंडल करना होगा। तो यह समस्या अब बेहद गंभीर हो चुकी है। इसके समाधान के लिए तत्काल बहुस्तरीय और ठोस पहल उठाने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पे बात किया गया है आर्थिक विकास को लेकर। इस आर्टिकल में बहुत सारे फैक्ट जो है ना, जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी होते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं यहाँ पे भारत को अभी किन किन चुनौतियों से जूझ रहा है, ठीक है। भारत इन चुनौतियों को में भी, भारत एक विकसित देश, मतलब भारत एक बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है, ठीक है। थर्ड की अगर हम लोग बात करें कि भारत को किन किन सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ये सब चीज जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो पाकिस्तान के साथ तनाव भारत का, ठीक, पाकिस्तान के साथ तनाव, ये छोटा कंट्री नहीं है। आप इसको देख रहे हो, चाइना सपोर्ट कर रहा है इसको, अमेरिका का आईएमएफ सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान को नहीं हराया। भारत जो है ना वैश्विक जो कम्युनिटी है ना, उसको बताया है कि भारत अपनी संप्रभुता, अपनी एकता के लिए हमेशा तत्पर है, प्रतिबद्ध है। आतंकवाद को किसी भी रूप में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरा कम्युनिटी के लिए है। क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान के पक्ष में कितने लोग खड़े हो गए इनडायरेक्ट वे में, क्लियर है। लेकिन भारत ने सबका जवाब दिया। खैर, उसको हम लोग अलग से टॉपिक में देखेंगे। लेकिन अभी जो इस टॉपिक में मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यही है कि आईएमएफ जो एक रिपोर्ट निकालती है, विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। भारत जो है ना 2025 में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, 2028 में जो है ना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, ऐसा आईएमएफ का कहना है। भारत, विश्व जब हिचकोले खा रहा है, जब डगमगा रहा है, तो भारत फिर भी आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे के जो कारण है ना, वो आत्मनिर्भरता। भारत जो है ना वोकल फॉर लोकल पे काम करना होगा।
भारत में ऐसा माहौल बनाना होगा ना ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके, ताकि जो हमारा स्किल है उसको यूटिलाइज कर सके, जो वैश्विक मांग है उसको पूरा कर सके। ठीक है, अगर आप देखोगे जीएसटी संग्रह जो कलेक्शन है हमारा 2.09 लाख करोड़ हो गया है। जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो एक बैलेंस्ड है। भारत निर्यात को प्रमोट कर रहा है और भारत के फेवर में 6 ऐसे कंडीशन है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि भारत का जो महंगाई दर है वो घट रहा है, ब्याज दर घट रहा है, अच्छा मानसून है, भारत का शेयर बाजार बढ़ रहा है, जो मिडिल इनकम ग्रुप है ना उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, और अमेरिका शुल्क के मुकाबला करने के लिए जो कूटनीतिक भारत जो प्रयास कर रहा है ना वो सफलता में है। तो 6 आधार आप याद रखेंगे। साथ ही आपको बता दें, भारत को लोकल फॉर वोकल मतलब वोकल फॉर लोकल बनना होगा, भारत को आत्मनिर्भरता को अपनाना होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, क्षेत्रीय अस्थिरता, वैश्विक अस्थिरता, इसमें भारत को अपना इस नीति पे कायम करना होगा। मेंस में यहां से टॉपिक आएगा, ध्यान रखिएगा। तो भारत को क्या क्या करना होगा, तो जीएसटी जो है ना उसको सरल करना होगा, जो निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट लोग कर सके भारत में, इसके लिए अच्छा माहौल बनाना होगा हमें। ठीक है, स्थानीय जो घरेलू मार्केट है उसको बढ़ाना होगा हमें, जो लॉजिस्टिक जो लागत है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो लागत है उसको कम करना होगा, गति शक्ति योजना है ना उसको अच्छे से लागू करना होगा, व्यवसाय करने का जो तरीका है उसको सरल करना होगा। ठीक है, अब हमें शुल्क संरक्षण की जगह, जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट हो रहा है, तो भारत उस पर क्या कर देता है, टैरिफ ज्यादा लगा देता है, जिससे यहाँ के जो घरेलू स्थानीय मार्केट है उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो भारत इस नीति को अब हटा के प्रतिस्पर्धा को अपनाना होगा, भारत को इन्वेस्टमेंट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना होगा। इन तमाम मुद्दों पर अगर ध्यान देंगे ना तो भारत जो है ना जो है 2047 तक क्या बन सकता है, डेवलप कंट्री बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, अभी आपने देखा कि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड जो है वार देखने को मिल रहा है। चाइना के प्रोडक्ट पे अमेरिका क्या कर दिया है, टैरिफ बढ़ा दिया है। अब ऐसे में चाइना का प्रोडक्ट अमेरिका में कौन खरीदेगा, तो अब चाइना क्या कर रहा है, डंपिंग कर रहा है भारत की ओर, सस्ते सामान को जो है ना भारत में क्या कर दे रहा है, डंप कर दे रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ध्यान रखेंगे आप। और इस बार जो भारत का मानसून है ना वो अच्छा होने वाला है। तो जब भारत का मानसून अच्छा होगा ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बूस्ट करेगा, जो यहाँ पे रोजगार के लिए जो लगे हुए होते हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका इनकम बढ़ेगा, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या करेगा, बूम करेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका में जो शहद भारत जो एक्सपोर्ट करता था ना उस पर 10% का टैरिफ लगा दिया है, पहले 0% हुआ करता था। तो जो शहद बनाने वाली जो कंपनियां भारत में, जो अमेरिका को जो क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, तो उनके लिए अब दिक्कत हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेड जो वार है, जो टैरिफ है, जो अमेरिका के द्वारा भारत पे लगाया गया है, तो भारत के भी कुछ सेक्टरों पे क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बताते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तो इसको लागू करने के लिए जो नीतियां बनाया जाना था उसको बनाया गया है, इसमें तकनीक का भी यूज हुआ है। ठीक है, आप पे यूसीसी को अपनाने के लिए यहाँ पे जो है ना मोबाइल ऐप का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे पोर्टल जो बनाया जा रहा है इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पर बता दें आपको 27 मई 2022 में न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बना था। ये कमेटी का काम क्या था, हर एंगल से रिसर्च करना, देखना कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो उत्तराखंड में कैसे लागू किया जा सके। तो जो जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बना ना रंजना देसाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और 27 जनवरी 2025 को पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। उत्तराखंड में कुल 13 जिला है, ये भी याद रखिएगा। अभी देखिए जो केरल का जो कोस्ट एरिया है ना वहां पे एक जहाज, ठीक है, डूब गया, दिख रहा है ना। इस जहाज का नाम याद रखिएगा, लाइबेरियाई मालवाहक जहाज। उस जहाज का क्या नाम था, लाइबेरिया। कहां पर डूबा, केरल का कोस्टल तट में। तो यहाँ पर लोगों का तेल रिसाव होने की संभावना लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितने भी तमाम सुरक्षा से जुड़े हुए पहलू थे सबको लागू कर दिया गया है और इस पर नजर बनाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा ये बोला। देखिए बॉन्ड क्या होता है, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल यूपीएससी का एग्जाम हुआ, बॉन्ड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। बॉन्ड जो है ना एक लॉन्ग टर्म क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे एक बॉन्ड खरीदने वाले को एक निश्चित आय मिलता है, ठीक है, और इसमें जोखिम बहुत कम होता है, जोखिम ना के बराबर होता है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब देखिए मालदीव के साथ भारत का जो है ना
आर्थिक का समुद्री जो समझौता है उस पर विचार चल रहा है, ये भी याद रखेंगे आप। और मालदीव जो है यहाँ पे भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है। तो भारत जो है ना अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते संबंध को मजबूत करने के लिए क्या क्या योजनाएं चला रखा है, पड़ोस पहले नीति, फिर महासागर विजन, ये दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। सीधा पूछेगा कि विजन महासागर किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। और आपको बता दें भारत और मालदीव के बीच में एक तनाव आया था 2023 में, जब वहां के राष्ट्रपति मोइजू जो चीन का समर्थक करने वाला था, उसके कहने पर भारत के साथ क्या हुआ, तनाव ले लिया, टेंशन ले लिया, फिर बाद में धीरे धीरे मामला को सॉर्ट आउट किया गया। देखिए ब्राजील के ब्राजीलिया में जो है ना ब्रिक्स का जो सांस्कृतिक मंत्री है ना उसका बैठक हुआ, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर बात करेंगे जो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसको लेकर भारत का जो पक्ष है उसको लेकर विश्व को अवगत करने के लिए 7 टीम बनाया गया। कितना टीम बनाया गया? 7, जिसमें सारे सांसद लोग शामिल हैं। और कितने देश का भ्रमण करेगा? 33 देशों का भ्रमण करेगा और इसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो रुख है ना उससे अवगत करवाएगा। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फैक्ट को बहुत लोग इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। यहां पर बात करेंगे जो फ्रांस में 78 कांस फिल्म समारोह हो रहा है ना, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड पता किसको मिला? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इस फिल्म को मिला। इसके जो डायरेक्टर है ना ईरान के हैं, क्या नाम है? जफर पनाही। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।